उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कि क्या-क्या करना पड़ता है, वो सारी बातें हमने समझा था और उसके पीछे के विज्ञान को हमने समझने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो कक्षाएँ होती हैं, उनकी चर्चा की थी और कैसे किस कक्षा से किस प्रकार के अनुप्रयोग जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के उपग्रह जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के प्रक्षेपक जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हमने एक साथ देखी थी। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे एक जो अंतिम कक्षा के बारे में हमें चर्चा करनी है, वो है लाग्रांज बिंदु, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाग्रांज पॉइंट। अब ये जो लाग्रांज पॉइंट होते हैं, ये बहुत ही विशेष पॉइंट होते हैं, बहुत ही विशेष बिंदु होते हैं, जो कि कहीं भी जहाँ पर भी मान लीजिए 2 ऐसे खगोलीय पिंड हो जो कि जिसमें एक खगोलीय पिंड दूसरे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति जहाँ पर भी हो, ऐसी प्रणाली जहाँ पर भी हो, चाहे वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो या फिर सूर्य और किसी ग्रह और दूसरे ग्रह के बीच में हो या फिर कोई एक ग्रह और उसके चंद्रमा के बीच में हो, तो जहाँ पर भी इतना ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी ऐसे 2 पिंड हो, जहाँ पर एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर परिक्रमा करे, वैसी सारी परिस्थितियों में हम पाएँगे कि ये जो विशेष लाग्रांज बिंदु हैं, ये बनते हैं। अब ये जो लाग्रांज बिंदु हैं, पिछले कुछ वर्षों में आप पाएँगे कि ये समाचारों में रहे हैं। समाचारों में कैसे रहे हैं? अभी यहाँ पर जब हम लाग्रांज बिंदु की बात करते हैं, तो 5 प्रमुख पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इस प्रकार से 5 बिंदुओं को परिभाषित किया जाता है और ये सारे जो 5 बिंदु हैं, इनकी गणना की जा सकती है इस आधार पर कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है, यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम यह भी पाते हैं कि क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाता है तो चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी यहाँ पर कहीं पर कार्य कर रहा होता है। तो इन सब के साथ में होने के कारण ये 5 विशिष्ट बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में बनते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये 5 बिंदु, एक देखिए आप L1 है जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, एक L2 है जो कि पृथ्वी के पीछे की तरफ है, एक L3 है जो कि सूर्य के पीछे की तरफ है और L4 और L5 है जो कि पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे है। ठीक है? तो ये 5 प्रमुख बिंदु बनते हैं। अब ये 5 प्रमुख बिंदु जो बन रहे हैं इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कहाँ पर समाचारों में आए हैं? अभी आपको ये बता सकते हैं कि कहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा समाचार में क्यों है लाग्रांज बिंदु? किसके कारण है? लाग्रांज बिंदु किसके कारण समाचारों में है? जल्दी से अगर कोई मुझे बताए। हाँ, कपीश आपने बिल्कुल सही कहा, अनुराग सही, अभय सही, चंदन सही, गौरव सही। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों समाचारों में है? आदित्य के कारण। आदित्य L1 जो हमारा मिशन है, उसका नाम आदित्य L1 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे हम लोग आदित्य को हम लोग L1 पर भेज रहे हैं, यानी एक लाग्रांज बिंदु पर भेज रहे हैं। तो इसके कारण हमने देखा कि L1 जो है वो समाचार में आया। L1 क्यों समाचार में आया? आदित्य L1 के कारण। आदित्य L1 के कारण L1 समाचार में आया। उसी प्रकार से L2 अभी 1-2 साल पहले समाचार में था। L2 क्यों समाचार में था, ये कोई बता सकता है? L2 क्यों था समाचार में? ये किसी को अगर पता हो? हाँ, कपीश आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई जल्दी से अगर उत्तर दे दे? अच्छा, चलिए। तो L2 था समाचार में, अगर आपने सुना हो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इसके बारे में आपने सुना है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्सर समाचारों में रहता है। हाँ, काफ़ी लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी 2021 में लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2021 को इसे प्रक्षेपित किया गया था और इसको L2 पर भेजा गया है।
इसको L2 पर भेजा गया है और L2 कहाँ पर है? L2 के बारे में हम कहाँ क्या जानते हैं कि ये पृथ्वी के पीछे है। उसी प्रकार से L4 भी समाचार में था। 2021-22 में L4 भी समाचार में था और L4 इसलिए समाचार में था क्योंकि यहाँ पर हमें एक नया शुद्ध ग्रह मिला जिसको हम लोग ट्रोजन शुद्ध ग्रह कहते हैं। तो L4 पर एक ट्रोजन शुद्ध ग्रह हमें मिला और यहाँ पर अभी तक हमें 2 शुद्ध ग्रह मिल चुके हैं। यहाँ पर हमें 2 ट्रोजन शुद्ध ग्रह मिल चुके हैं। एक जिसका नामकरण किया गया है 2010 TK7 और दूसरा है जिसका नाम रखा गया है 2020 XL5। तो ये 2 हैं यहाँ पर ट्रोजन शुद्ध ग्रह जो कि L4 पर पाए जाते हैं, ठीक है? L4 पर ये दोनों पाए गए हैं, तो इसके कारण L4 भी समाचार में था। तो अब एक बार जरा समझते हैं कि आखिर ये L1, L2, L3, L4, L5 है क्या? और इसकी महत्ता को भी समझते हैं कि आखिर इसकी क्या महत्ता है, क्यों ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। अब देखिए, ये हम जानते हैं कि ये 5 विशेष बिंदु बनते हैं और ये जो 5 विशेष बिंदु बनते हैं, इनकी महत्ता कहाँ-कहाँ पर है ये भी समझिए। और जैसे-जैसे और ये कहाँ पर है? जैसे L1 है, ये सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है मतलब अ, उस रेखा पर है। यानी पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली जो रेखा है, उसी पर स्थित है L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये स्थित है। अब जैसे-जैसे पृथ्वी की परिक्रमा होगी, वैसे-वैसे L1 जो बिंदु है यह भी घूमता चलेगा। यानी कल जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ चली जाए, जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ चली जाए, तो L1 भी इसके साथ-साथ यहाँ चला जाएगा, L2 भी इसके साथ-साथ यहाँ चला जाएगा, L3 क्योंकि इसी ये जो लाइन है इसी पर L3 पर भी है, तो L3 इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि L3 यहाँ चला जाएगा। उसके बाद फिर L4 में भी इसी प्रकार से आप पाएंगे कि L4 यहाँ चला जाएगा और L5 यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार से सारे जो बिंदु हैं, ये भी अपने-अपने स्थान से जैसे-जैसे पृथ्वी की परिक्रमा होगी, वैसे-वैसे ये सारे बिंदु भी घूमते चलेंगे। तो ये जो पूरी प्रणाली है, ये एक साथ घूमती है कि जैसे-जैसे पृथ्वी की परिक्रमा हुई, वैसे-वैसे L1, L2, L3, L4, L5 की भी साथ-साथ परिक्रमा होगी। तो इनके बीच के जो दूरी है जो सापेक्षित दूरी है इन सब के बीच में, वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है? तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो अब देखिए, अब इसमें समझिए कि जब L1 की हम बात करते हैं, तो L1 की क्या महत्ता है और L1 पर हम क्यों आदित्य L1 को L1 पर क्यों भेज रहे हैं? आप सोच करके देखिए, आखिर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? आप पहले सोचिए, आप मुझे उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। कि आपके हिसाब से आखिर L1 पर हमने आदित्य L1 को क्यों भेजा है? रोशनी आपने लिखा सन से नजदीक है, चलिए ये आधा सही उत्तर है। हाँ, संजय कुमार चौहान आप भी सही लिख रहे हैं। दीपशिका आपका भी उत्तर सही है, लेकिन सब आधा सही है। योगेश आपने भी जो लिखा है वो आधा सही है। हाँ, तो देखिए देखिए मैं बताता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो L1 जो है, ये हमेशा ही सूर्य को देख सकता है। मान लीजिए कि कोई साधारण कोई कक्षा होती, तो कोई साधारण कक्षा के साथ क्या होगा कि ये अभी पृथ्वी के सामने है, फिर ये पृथ्वी के पीछे जाएगा, फिर पृथ्वी के सामने आएगा, फिर पृथ्वी के पीछे जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिक्रमा होती रहेगी। सूर्य यहाँ पर है। अब L1 के यहाँ पर होने से क्या है कि L1 तो हमेशा ही सूर्य को देख सकता है। L1 पर अगर आप स्थित हैं, तो कभी भी आप पृथ्वी की परछाई की तरफ नहीं जाते, है ना? पृथ्वी की परछाई की तरफ आप कभी नहीं जाते। L1 पर जब आप हैं, तो आप हमेशा ही सूर्य को देख पाते हैं। तो नज़दीक है, ये बिल्कुल सही है।
गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर दोनों तरफ से संतुलित हो जाता है, ये बात भी सही है जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने लिखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि L1 हमेशा ही सूर्य को देख रहा होगा, है ना? L1 हमेशा ही सूर्य को देख रहा होगा और जैसे-जैसे पृथ्वी की परिक्रमा होगी, वैसे-वैसे L1 की भी परिक्रमा होगी, तो L1 हमेशा ही सूर्य के सामने होगा। तो 24 घंटे सूर्य के दर्शन L1 से आपको हो सकते हैं। तो ना किसी घूर्णन का चक्कर है, ना किसी परिक्रमा का चक्कर है। आप अगर L1 पर हैं, तो 24 घंटे आप सूर्य को देख सकते हैं। तो इसीलिए आदित्य L1 को सूर्य पर आदित्य L1 को L1 पर भेजा गया है, क्योंकि वहां से सूर्य का अध्ययन करना उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि हर समय हम सूर्य को देख पाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य की परछाई की दिशा में हम चले जाएं या सूर्य हमें नजर ना आ रहा हो। इसलिए L1 चुना गया आदित्य L1 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि 24 घंटे यहां से सूर्य को हम देख सकते हैं। आदित्य L1 को L1 पर क्यों भेजा गया है? क्योंकि यहां से इस बिंदु से हर पल हर पल सूर्य को देखा जा सकता है। इस बिंदु से हर पल सूर्य को देखा जा सकता है। इसलिए आदित्य L1 को L1 पर रखा गया। अब उसी प्रकार से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पर क्यों रखा गया? आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों? कि L2 पर क्यों रखा? यानी पृथ्वी के पीछे, सूर्य से दूसरी ओर। ऐसा क्यों किया? हाँ, भानु बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप इस तरह से सोचिए इसका उत्तर कि आखिर कोई भी टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप से सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हाँ, राज आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। देखिए, टेलीस्कोप का उपयोग हम क्यों करते हैं? टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं अपने अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए, अंतरिक्ष को देखने के लिए, उसके अवलोकन के लिए। तो वैसे में अगर मान लीजिए कि टेलीस्कोप पे सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, तो कितना कठिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी में आप बाहरी अंतरिक्ष को नहीं देख पाएंगे ठीक से। जो भी टेलीस्कोप मान लीजिए हम भी अगर उपयोग करते हैं, मान लीजिए आपके घर में ही टेलीस्कोप हो, तो क्या आप उससे दिन में देखेंगे अंतरिक्ष या रात में देखेंगे? रात में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं होगी और सूर्य की रोशनी नहीं होने पर आपके लिए अंतरिक्ष को देखना आसान हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि L2 पर कोई एक टेलीस्कोप हमने रखा है, तो L2 कहाँ है? L2 है पृथ्वी के पीछे। सूर्य था यहाँ पर, है ना? सूर्य था यहाँ पर, पृथ्वी है यहाँ, L2 को हमने रखा पीछे। तो L2 के पीछे होने के कारण क्या होगा कि जैसे-जैसे पृथ्वी की परिक्रमा होगी, L2 भी साथ-साथ पृथ्वी के पीछे ही रहेगा। तो वैसे में सूर्य का जो प्रकाश है, वो L2 तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, है ना? सूर्य का प्रकाश हो या सूर्य से निकलने वाली विकिरणें हो, सूर्य से निकलने वाला ताप हो, ये सारी चीजें कभी भी L2 तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो L2 पर जब हम टेलीस्कोप रखेंगे, तो वहां पर से हमारे लिए बाहरी अंतरिक्ष को देख पाना बड़ा सुगम हो जाता है। इसलिए L2 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा गया है और साथ ही साथ इसमें कई सारे जो आईने लगे हुए होते हैं, जो लेंस लगे हुए होते हैं, वे सारे काफ़ी संवेदनशील होते हैं और इतने संवेदनशील होते हैं कि यदि सूर्य की विकिरणें इन पर पड़ी, तो वे खराब हो सकती हैं। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, सूर्य से उसे सुरक्षित रखने के लिए इसे L2 पर रखा गया, ताकि सूर्य का प्रकाश और सूर्य की विकिरणें कभी भी L2 तक नहीं पहुँच पाएँगी।
इसलिए L2 के पास रखा गया, इसलिए पृथ्वी के पीछे इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो L2 यहां सूर्य का प्रकाश व विकिरण नहीं पहुंच पाते, तो इसीलिए टेलीस्कोप टेलीस्कोप का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए L2 हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि L2 पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, सूर्य की विकिरण नहीं पहुंच पाती, और इसलिए यहां पर हमने टेलीस्कोप को रखा। अब जहां तक बात है L4 और L5 की, तो L4 और L5 कहां पर है, तो आप ये देखिए कि L4 इस रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाता है और L5 भी इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है। L4 ऊपर की तरफ मतलब आगे की ओर है, और L5 जैसा आप देख सकते हैं पीछे की ओर है। अब L4 पे मिला है ट्रोजन शुद्ध ग्रह। तो L4 पे ट्रोजन शुद्ध ग्रह क्या होता है ये समझिए। शुद्ध ग्रह सामान्यतः आपको पता है कि एस्टेरॉइड जो है वो कहां पर मिलते हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे शुद्ध ग्रह होते हैं कई बार, जो कि इस जो शुद्ध ग्रह की जो बेल्ट होती है, उस बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं कई बार, इस क्षेत्र से कई बार वे बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर ऐसा संभव है कि किसी एक ग्रह की कक्षा के साथ जाकर चिपक जाए, किसी एक ग्रह की कक्षा के साथ जाके चिपक जाए। अब ग्रह की कक्षा के साथ कैसे चिपकेंगे, जब वो L4 या L5 पे आ जाएंगे, क्योंकि L4 और L5 भी उसी प्रकार के बिंदु होते हैं जैसे L1 और L2 है, जहां पर हर प्रकार से हमने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। तो एक बार अगर वहां पर जाकर के फंस गया, यानी वहां पर जाकर के अगर कोई शुद्ध ग्रह अटक गया, तो वो वहीं रह जाएगा। और इसीलिए L4 पर एक बार गलती से भी अगर पहुंच गया, देखिए यही अगर मान लीजिए शुद्ध ग्रह कहीं और होता, तो वो इधर उधर निकल गया होता, परंतु ऐसी समझ लीजिए कि ऐसी बात बनी कि L4 पर आकर के वो अटक गया, और जैसे ही वो L4 पर आए, वो वहीं पर रह जाता है। तो वैसे में हमने देखा है कि दो ऐसे शुद्ध ग्रह हमें मिले हैं जो कि पृथ्वी के L4 पर आकर अटक गए हैं, तो उनको ट्रोजन शुद्ध ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे शुद्ध ग्रह जो कि किसी एक लाग्रांज बिंदु पर, किसी एक ग्रह की लाग्रांज बिंदु पर आकर अटक जाए, उनको कहा जाता है कि वो क्या है, वो ट्रोजन शुद्ध ग्रह है। तो जैसे पृथ्वी पर दो ट्रोजन शुद्ध ग्रह मिले हैं, अगर आप बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति जो है वो जो सूर्य ग्रह का बेल्ट है उसके बिल्कुल बगल में है। तो आप पाएंगे कि बृहस्पति के L4 और L5 पर सबसे ज्यादा शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बगल में है और सबसे बड़ा भी है। तो इसीलिए वहां पर का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा है, L4 का जो क्षेत्र है उनका वो भी बड़ा है, तो उसके कारण वहां पर कई सारे शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। नासा का एक मिशन भी है जो कि इसके लिए भेजा जा रहा है, जिसका नाम है लूसी। लूसी नाम का एक मिशन है जिसको भेजा जा रहा है बृहस्पति के शुद्ध ग्रहों को पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो है ट्रोजन शुद्ध ग्रह कार्य करते हुए दिखते हैं हमें। तो ट्रोजन शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रोजन शुद्ध ग्रह का अर्थ क्या है, वे शुद्ध ग्रह जो किसी ग्रह के
लाग्रांज बिंदु पर पाए जाएं। ठीक है, किसी ग्रह के लाग्रांज बिंदु पर पाए जाएं, उनको क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये ट्रोजन शुद्ध ग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार से L1, L2, L4, L5 हमने समझ लिया। अब L3 कहां पर है? L3 है सूर्य के पीछे। L3 है सूर्य के पीछे, यानी यहां पृथ्वी, यहां सूर्य। L3 कहां है? L3 इस तरफ है। तो अब L3 का इसीलिए हमारे पास कोई ऐसा कार्य नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि L3 पृथ्वी के हिसाब से सोचिए कहां है? सूर्य के दूसरे तरफ। तो बीच में इतना बड़ा सा जो सूर्य है, ये आपको L3 के साथ कभी संपर्क स्थापित करने नहीं देगा। बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए संपर्क स्थापित कर पाना L3 के साथ, बहुत ही कठिन है। तो वैसे में L3 की कोई हमारे लिए उपयोगिता नहीं रह जाती है। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई एलियन आ जाए कल, तो अगर कोई एलियन आ जाए, तो एलियन को अगर अपना स्पेसशिप रखना होगा ना, तो स्पेसशिप रखने के लिए L3 से अच्छा कोई कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि L3 को पृथ्वी से आप देख ही नहीं सकते हैं। तो पहले जो भी आए वो आकर के L3 पर अपना स्पेसशिप रख दे और फिर वहां से आकर के पृथ्वी पर आक्रमण कर दे। तो ये चाहे तो ये कर सकते हैं L3 पर। तो अगर आप लोगों में से कोई एलियन है, तो आपके लिए ये सूचना बहुत ही लाभकारी होगी, नहीं तो आपके लिए ये सूचना कोई काम की नहीं है। तो L3, इसीलिए L3 की कोई हमारे लिए कोई कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 बिंदु हो गए। ठीक है, तो ये 5 बिंदु किस प्रकार से अंतरिक्ष में बनते हैं? तो ऐसी स्थिति है जहां पर सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। और ये 5 ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पूर्ण रूप से संतुलित होता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, गुरुत्व यहाँ पर पूर्णतः संतुलित होता है। ठीक है, गुरुत्व यहाँ पर पूर्णतः संतुलित होता है। तो ये लाग्रांज बिंदु, ये 5 लाग्रांज बिंदु हो जाते हैं। तो जैसे इसमें यहाँ पर ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो L1, L2 और L3 होते हैं, ये थोड़े से अस्थिर होते हैं। ठीक है, L2, L1, L2, L3 थोड़े से अस्थिर होते हैं और L4 और L5 को बहुत स्थिर देखा गया है। हमने देखा है कि L4 और L5 काफी स्थिर होते हैं और L1, L2 और L3 अस्थिर होते हैं L4 और L5 की तुलना में। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसी पहाड़ और घाटी है। अब आपको कोई कहे कि किसी गेंद को पहाड़ के ऊपर आपको संतुलित रखना है, तो हो सकता है कि आप रख दें, लेकिन वो बहुत कठिन होगा, क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर आपने इसमें बल किसी भी एक साइड से लगाया, तो वो जाके दूसरी साइड में वो नीचे घाटी में गिर जाएगा। लेकिन आपके लिए संतुलित करना संभव है, ऐसा नहीं है कि संतुलित करना असंभव है। तो तो पहाड़ के ऊपर अगर रखी हुई कोई गेंद है, जो पहाड़ के ऊपर संतुलित की जा रही है, तो वो L1, L2 और L3 के बराबर है। और यदि मान लीजिए कि ऐसी ही किसी गेंद को अगर हम घाटी पर रखते हैं, तो L4 और L5 को माना जाता है कि कुछ इस प्रकार से है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि L4 और L5 काफी स्थिर बिंदु हैं और L1, L2 और L3 काफी अस्थिर बिंदु माने जाते हैं। लेकिन जैसा भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल इन पांचों ही बिंदुओं पर पूर्ण रूप से संतुलित होता है। तो ये लाग्रांज बिंदु की बात हो गई। और क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ही समाचारों में अब लाग्रांज बिंदु है, पिछले कुछ दिनों से, जब से आदित्य L1 का प्रक्षेपण हुआ है और जब से उसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं, तब से L1 पॉइंट तो कम से कम बहुत ज्यादा ही समाचारों में है। हालांकि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि ये किसी न किसी कारण से समाचार में बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे सारी कक्षाएं। अब इसके अलावा कुछ कुछ और उपग्रहों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे संचार उपग्रह होते हैं, तो संचार उपग्रह को हम कहाँ पर प्रक्षेपित करते हैं? अपने उच्च भू कक्षा में, जहां पर जो कि 35,786 किलोमीटर पर स्थित होता है। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे संचार संबंधी कार्य हैं, उसके लिए संचार उपग्रहों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे इनसैट और जीसैट सैटेलाइट जो भारत ने प्रक्षेपित किए हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे संचार उपग्रह हैं। तो संचार उपग्रह को कहाँ पर प्रक्षेपित किया जाता है? इनके अनुप्रयोग कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? उच्च भू कक्षा में।
जहाँ पे भूतुल्यकाली कक्षा और भूस्थिर पृथ्वी कक्षा है, वहां पर इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। और भूस्थिर पृथ्वी कक्षा विशेषकर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये भूस्थिर पृथ्वी कक्षा है, तो भूस्थिर कहने का अर्थ क्या होता है? हम इसे भूस्थिर कक्षा क्यों कहते हैं? भूस्थिर कक्षा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थिर दिखते हैं, बिल्कुल तारों की तरह। बिल्कुल तारों की तरह दिखेंगे, जैसे तारे किसी एक स्थान पर बिल्कुल आपको नज़र आते हैं, वैसे ही जो भूस्थिर पृथ्वी कक्षा होगी, वहाँ पर अगर किसी उपग्रह को रखा गया है, तो वो किसी एक बिंदु की तुलना में हमेशा बिल्कुल एक जगह पर नज़र आएँगे। इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया है। 24 घंटे की जो परिक्रमा अवधि है, वो इसीलिए ताकि जिस प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन हो, उसी प्रकार से ये जो बिंदु है, ये भी साथ-साथ घूमता चला जाए, तो इसीलिए ये हमेशा स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर संचार उपग्रह भेजे जाते हैं, क्योंकि फिर आसान हो जाता है उनके साथ संपर्क स्थापित कर पाना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी दूसरी कक्षा में हम अगर रखते संचार उपग्रहों को, तो फिर बहुत कठिन हो जाता और आपको कई सारे उपग्रह रखने पड़ते। क्योंकि मान लीजिए कि जहाँ पर भी आप हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली के ऊपर हमेशा अगर चौबीसों घंटे अगर वो संचार उपग्रह रहेगा, तभी आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी वगैरह हर समय अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पे नहीं रहे, तब आपको बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे लगाने होंगे ताकि चौबीसों घंटे कोई ना कोई सैटेलाइट ऐसा हो जो कि आपको संचार प्रदान कर रहा हो। तो इसलिए यहाँ पर भूस्थिर पृथ्वी कक्षा में इन संचार उपग्रहों को रखा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपग्रह हैं जिनको अंतरिक्ष विज्ञान के लिए या अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जिसको हम प्रमोचित करते हैं। अब जैसे एस्ट्रोसैट है, मंगलयान है, अब चंद्रयान है, आदित्य L1 है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वैसे उपग्रह हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित किसी कार्य के लिए हमने प्रमोचित किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपग्रह होते हैं जिनको हम प्रायोगिक उपग्रह कहते हैं। तो प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल, यानी किसी प्रकार के प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनका उपयोग हम करते हैं। तो इनका प्रयोग तब किया जाएगा जब मान लीजिए कि हमें कोई परीक्षण करना है, कोई मान लीजिए हमने कोई नया उपकरण बनाया, तो उस नए उपकरण को हम परीक्षण करना चाहते हैं, या फिर हमारा कोई आने वाला कोई मिशन है, उस मिशन के पहले कुछ हम परीक्षण कर लेना चाहते हैं। तो उन सारी परिस्थितियों में ये प्रायोगिक उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे आईएनएस 1A है, 1B है, 2A, 2B, 2C वगैरह को भी अब प्रमोचित किया गया है। तो ये सारे हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ उपग्रह होते हैं जिनको हम लघु उपग्रह कहते हैं। ये जो लघु उपग्रह हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लघु उपग्रह सबसे पहले किसको कहेंगे? जो भी ऐसे उपग्रह हैं जो कि 500 किलोग्राम से कम वर्ग के हों। 500 किलोग्राम से कम के जो हों, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये लघु उपग्रह हैं। अब इन लघु उपग्रहों में भी अलग-अलग प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिनी उपग्रह। मिनी उपग्रह, मिनी के बाद होता है माइक्रो, माइक्रो उपग्रह, माइक्रो के बाद होता है नैनो उपग्रह, और नैनो के बाद होता है पीको उपग्रह। तो ये 4 प्रकार के लघु उपग्रह होते हैं। मिनी उपग्रह वो होते हैं जिनका जो भार है वो 100 से लेकर 500 किलो के बीच का हो। माइक्रो उनको कहते हैं जो कि लगभग 25 से लेकर 100 किलो तक के हों। नैनो उनको कहते हैं जो कि 1 से लेकर 25 किलो के बीच के हों। और पीको उनको कहते हैं जो कि 1 किलो से कम हो। जो 1 किलो से कम हो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे पीको। तो जो भी हम जैसा भी उपग्रह हम बना रहे हों, तो जो भी उपग्रह हम बना रहे हैं, तो अगर हमारा वो उपग्रह 500 किलोग्राम से ऊपर है, तब तो उसको लघु उपग्रह नहीं कहेंगे। और यदि जिस जो भी उपग्रह हमने बनाया वो अगर 500 किलोग्राम से कम है,
तब फिर उसको हम लोग लघु उपग्रह यानी स्मॉल सैटेलाइट कहते हैं। स्मॉल सैटेलाइट इनको कहा जाता है। तो लघु उपग्रह आज के दिन हमने देखा है कि लघु उपग्रह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आज के दिन में काफ़ी सारे ऐसे उपग्रह हम विकसित करते हैं जो कि लघु उपग्रह हैं, और इस लघु उपग्रह में भी विशेषकर ये जो नैनो उपग्रह होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के दिन में हमने देखा है कि नैनो उपग्रह हम बहुत तेज़ी से विकसित कर रहे हैं और कई सारे विकसित कर रहे हैं। तो चाहे भारत में हो, चाहे विश्व की अन्य स्पेस एजेंसियाँ हों, आप पाएँगे कि हर जगह पर आज के दिन में नैनो उपग्रहों को सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा आज के दिन में हमने देखा है कि नैनो उपग्रहों को बनाया जा रहा है। तो ये जो नैनो उपग्रह हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जब बात होती है नैनो उपग्रहों की, तो नैनो उपग्रह क्यों सबसे ज़्यादा? आप पाएँगे कि आज भारत में भी नैनो उपग्रह कई सारे बनाए जा रहे हैं, बाकी ज स्थानों पर भी कई सारे बनाए जा रहे हैं। 2017 में भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें कि एक बार में एक लॉन्च में हम लोगों ने 104 उपग्रहों को प्रमोजित किया, और इस 104 में से 101 उपग्रह वहाँ पर नैनो उपग्रह थे। 101 नैनो उपग्रहों को एक साथ हमने कक्षा में भेजा, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। तो अब जब हम बात करते हैं इन उपग्रहों की, तो हम उपग्रहों को तो अलग-अलग प्रकार से बना रहे हैं, अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए बना रहे हैं। कुछ उपग्रह ऐसे हैं जो कि हमें भू अवलोकन में मदद करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था जब हम निम्न भू कक्षा की बात कर रहे थे, या फिर वैसे होंगे जो हमें नौवहन में उपयोग में आएँगे, जैसे आईआरएनएसएस और गगन के बारे में हमने पढ़ा, और या फिर हमारे संचार उपग्रह होंगे, जैसे इनसैट और जीसैट उपग्रह होते हैं। लेकिन ये सारे जो उपग्रह हैं, ये काफ़ी भारी उपग्रह होते हैं। आज के दिन में हमारी कोशिश ये है कि छोटे-छोटे उपग्रह बनाए जाएँ। तो उन्हीं को नैनो उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि उनका जो भार है वो भी बहुत कम होगा। तो 1 से 25 किलो के बीच के ये होंगे। तो आप ये सोचिए, और आज के दिन में इनकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो आखिर मान लीजिए कि आपके सामने अगर ये प्रश्न आए कि नैनो उपग्रह क्यों महत्वपूर्ण है? ये अगर मान लीजिए कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है आपके मुख्य परीक्षा में, तो क्या-क्या बिंदु हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है? लो बजट, चलिए कुंदन बिल्कुल सही बात, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कम लागत, कम ई-वेस्ट, भानु आपने लिखा है, चलिए ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी लिख लिया जाए। हाँ, कम समय में निर्माण हो जाता है, चलिए ये भी बिल्कुल सही है। हल्के होते हैं तो इन्हें भेजना में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है? तो ये भी संजय आपने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही बिंदु है।
एक बार में कई नैनो उपग्रह भेज सकते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन महत्व में इसको नहीं जोड़ेंगे, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर इससे मदद मिलेगी। अगर आपके पास और कुछ बिंदु हैं तो बताएँ, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे और हमें इसके इनकी महत्व दिखती है। तो सबसे पहले तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भारत के लिए आज अगर आप देखें, तो इसके कारण हम ये देख पाते हैं कि न केवल इसरो द्वारा आज इन सारे उपग्रहों को निर्मित किया जा रहा है, बल्कि कई सारे प्राइवेट कंपनियां भी हैं, निजी कंपनियां भी हैं जो कि इस बाजार में अब उतर चुकी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक अंतरिक्ष बाजार को बनाने में हमें मदद मिलती है कि भारत में आज आप देखें कि भारत में एक अंतरिक्ष बाजार भी है जो कि धीरे-धीरे विकसित हुआ जा रहा है और जिसमें कि हमने देखा है कि ना केवल इसरो कार्य कर रहा है, बल्कि कई सारी छोटी-छोटी निजी कंपनियां हैं, कई सारे स्टार्टअप हैं जो कि आज साथ में इसरो के साथ आकर के जुड़े हैं और बहुत तरह के कार्य जो है वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि इसके कारण भारत को और राजस्व भी प्राप्त हो पाएगा। ठीक है? भारत को और राजस्व भी प्राप्त हो पाएगा क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अ, जब मान लीजिए कि जब मैंने आपको यह बताया कि 2017 में हमने जो 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, उसमें से 101 उपग्रह थे नैनो उपग्रह और ये जो 101 नैनो उपग्रह थे माफ़ कीजिएगा 101 नहीं 103 103 नैनो उपग्रह थे इसमें। इसमें से 103 जो है वो नैनो उपग्रह थे। 103 नैनो उपग्रहों में से भी केवल 2 नैनो उपग्रह ऐसे थे जो कि भारतीय थे और 101 जो थे वो विदेशी थे। 101 विदेशी उपग्रह थे। तो 101 विदेशी उपग्रहों का अगर हमने प्रक्षेपण किया है, तो उससे हमें कुछ ना कुछ पैसे भी मिले होंगे, उससे भी राजस्व प्राप्ति तो हुई होगी और यही ऐसा होते हुए आज हम देख रहे हैं कि नैनो उपग्रहों के आने के कारण, इसके बाजार के विकास के कारण हमने ये भी देखा है कि इसरो ने आज कई सारे निजी उपग्रहों के ऊपर भी कार्य करना शुरू किया है, कि जहाँ पर किसी निजी कंपनी की कोई अगर उपग्रह होगी जो वो प्रक्षेपित करना चाहते हैं, तो वो प्रक्षेपण इसरो के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये राजस्व का एक नया स्रोत बन जाता है। राजस्व भारत के लिए या इसरो के लिए राजस्व का एक नया स्रोत बन जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निजी कंपनियां या स्टार्टअप कह लीजिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि नए-नए स्टार्टअप का विकास हो रहा है, नए-नए स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। तो एक प्रकार से आप ये भी देखेंगे कि इससे जो बाजार बनेगा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के नए अवसर यहाँ पर आते हैं। है ना? रोजगार के नए अवसर यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो जितने प्रक्षेपण हम 1 साल में आज के दिन कर पाते हैं, उन प्रक्षेपणों की संख्या भी हम बढ़ा पाएँगे। क्योंकि निजी भागीदारी भी होगी तो कुछ कार्य इसरो खुद करेगा, कुछ कार्य इसरो किसी निजी कंपनी से भी करवा लेगा। और ये हमने देखा है, पिछले साल जैसे सबसे पहले पीएसएलवी C51 पीएसएलवी C52 जो 2 प्रक्षेपण हमने किए थे, तो वहाँ पर इसरो ने बताया कि इसके कई सारे जो भाग हैं, इस प्रक्षेपण के जो कई सारे भाग हैं, वो एक दूसरी कंपनी ने बनाए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिन्होंने कई सारे जो उपकरण उसमें उपयोग हुए थे, वो सारे उपकरण कई सारे उपकरण जो हैं, वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया था। तो ये इसरो ने बताया, पिछले साल के जनवरी और फरवरी में ये प्रक्षेपण हुए थे। तो इसरो ने बताया कि हाँ, देखिए, ये कंपनी है जिसने ये सारे उपकरण हमारे लिए बनाए हैं। तो जैसे ही ये बात भी हुई, आप पाएँगे कि शेयर बाज़ार में उस कंपनी के भी जो का जो शेयर का दाम था, वो भी बढ़ गया।
कि उस समय वो कुछ 150-200 के बीच का हुआ करता था भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आज के दिन आप जाइए शेयर मार्केट में तो लगभग 1000 का उसका स्टॉक हो चुका है। यानी 5 गुना स्टॉक का दाम बढ़ गया क्योंकि इसरो ने बताया कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड उनके साथ कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से कई सारी छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं जो कि साथ में कार्य कर रही हैं, तो उसके कारण रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं और कुल मिलाकर के जो प्रक्षेपण है, उनकी संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अधिक संख्या में प्रक्षेपण हमारे लिए संभव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे अलग-अलग प्रकार के पहलू हो जाते हैं जहाँ पर इन्हें फ़ायदा मिलेगा। जैसे निजी कंपनियों को भी फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आज के दिन हम लोगों ने आगे ख़ैर हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इनस्पेस है और एनएसआईएल है, इन सब का भी विकास हुआ है। तो यहाँ पर आप ये सब इनस्पेस और एनएसआईएल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं बस लिख देता हूँ। तो ये इनस्पेस और एनएसआईएल के माध्यम से हमने देखा है कि जो निजी कंपनियां हैं उनको भी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको जहां पर भी मान लीजिए कि उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उन्हें कुछ समझ बनाने की आवश्यकता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी यहाँ से हमें मदद प्राप्त हो पा रही है। तो इस प्रकार से इसलिए हमने देखा है कि राजस्व में भी बढ़ावा मिलता है। ये सारी बातें हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और अलग-अलग प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, कई सारे अनुप्रयोगों के लिए इन्हें बहुत आसानी से निर्मित किया जा सकता है और वहाँ पर इन्हें भेजा जा सकता है। ठीक है? हाँ, एसएसएलवी सुष्मिता आपने एसएसएलवी के बारे में लिखा है, तो एसएसएलवी क के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर नैनो उपग्रह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एसएसएलवी को मैं यहीं पर अभी के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आगे हम एसएसएलवी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये सारी बातें हैं जो कि आपको मान लीजिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ही दिया जाए नैनो उपग्रहों के बारे में या नैनो उपग्रह के बाजार के बारे में या इसके विकास के बारे में या भारतीय अंतरिक्ष बाजार के बारे में, तो कोई भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो उसमें ये सारे जो बिंदु हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हो और इससे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? अरे ऐसा नहीं है अंशुमन। छूट गया होगा क्योंकि कई सारे लोगों के कई सारे कमेंट यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन तो इसीलिए बीच-बीच में कुछ तो छूट ही जाता है, तो माफ़ कर दें लेकिन मुझे नज़र नहीं आया होगा। ख़ैर, तो इसलिए नैनो इसको ध्यान रखेंगे और ये इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप थोड़ा तैयार रहें। इसके अलावा है विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान के द्वारा निर्मित उपग्रह। अब देखिए कई सारे ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि विद्यार्थियों द्वारा बनाए जाते हैं। जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे होंगे, इंजीनियर वगैरह जो होंगे, वहाँ पर वो अपने कॉलेज के मदद से कई बार उपग्रहों को बनाते हैं और ये जो उपग्रह बनते हैं, ये इसका जब भी प्रक्षेपण किया जाता है, तो इसका प्रक्षेपण करने के लिए इसरो कभी भी पैसे नहीं लेता। इसरो का यहाँ पर कार्य ये है कि अगर मान लीजिए कि इसरो इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों को मदद करे, तो आगे जा कर के हो सकता है कि यही सारे छात्र और ज़्यादा रुचि रखने लगेंगे और इस क्षेत्र में रुचि रखने लगेंगे और आगे आके हो सकता है कि इस बाज़ार का हिस्सा वो भी बने, कि आकर के हो सकता है कि या तो वो इसरो के साथ जुड़कर कार्य करे या किसी निजी कंपनी के साथ भी जुड़ कर के अगर भारत में कार्य करते हैं, तो इससे भारत को तो लाभ होगा ही, इसरो को लाभ होगा ही। तो इस प्रकार से छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है, ताकि अगर किसी छात्र ने कोई अच्छा उपग्रह बनाया है, तो उसका प्रक्षेपण इसरो अपने खर्च पर कर जाता है। तो इस प्रकार के अलग-अलग हमने देखे हैं कि उपग्रह रहे हैं जैसे स्वयं प्रथम वगैरह और मतलब पिछले कुछ वर्षों में तो कई सारे ऐसे उपग्रह रहे हैं जहाँ पर हमने देखा है कि विद्यार्थियों ने मिलकर उन उपग्रहों को बनाया है।
तो सामान्यतः इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं वो नैनो या पिको उपग्रह भी होते हैं, बहुत छोटे-छोटे उपग्रह होते हैं, जिनको प्रक्षेपित करने में इसरो इनकी मदद करता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रक्षेपण की, तो ये सारे प्रक्षेपण करने के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेपक हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप जो सारे चित्र देख रहे हैं, ये भारत ने जितने प्रकार के प्रक्षेपकों का उपयोग किया है, उसमें से कई सारे यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं, तो समझेंगे कि आखिर ये प्रक्षेपक क्या है? तो प्रक्षेपक का मतलब क्या है? प्रक्षेपक का मतलब है एक ऐसा यान जिसके माध्यम से आप उपग्रहों का प्रक्षेपण कर पाएँ। क्योंकि उपग्रह खुद से नहीं जा सकते। किसी भी कक्षा में उपग्रह खुद से नहीं जा सकते, उनको किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, जिस वाहन के माध्यम से आप उपग्रह को उनके स्थान तक पहुँचाएँगे। तो ये जो वाहन है, जिसके माध्यम से आप उपग्रहों को उनके स्थान पर पहुँचाते हैं, उसको प्रक्षेपक कहा जाता है। तो प्रक्षेपक का क्या कार्य है? प्रक्षेपक का कार्य है उपग्रहों को उनकी कक्षा तक पहुंचाना, ठीक है? उपग्रहों को उनकी कक्षा तक पहुंचाना ये प्रक्षेपक का कार्य होता है। अब भारत में जितने प्रक्षेपक का उपयोग किया गया है, उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ऐतिहासिक, प्रचलनात्मक और संभावित यानी भावी। तो ऐतिहासिक वो हो गए जिनका इतिहास में हमने उपयोग किया है, पहले हमने इनका निर्माण किया था, लेकिन आज हम इसका उपयोग नहीं करते। इनका विकास होना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ से हम समझ पाए कि प्रक्षेपक बनाते कैसे हैं, और एक बात जब हमें यह समझ में आया, तो फिर बेहतर प्रक्षेपक आगे जाकर हमने बनाया। तो सबसे पहले इसीलिए आता है ऐतिहासिक प्रक्षेपक। तो ऐतिहासिक प्रक्षेपक की जहां तक बात है, तो यहाँ पर 2 नाम लिए जाते हैं, एसएलवी और एएसएलवी। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। इसके बाद है प्रचालनात्मक। अब जहाँ पर हम प्रचालनात्मक उपग्रहों की बात, प्रक्षेपकों की बात करते हैं, तो वे सारे वो हैं जिनका आज उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग हम आज करते हैं। जैसे पीएसएलवी के बारे में शायद आपने सुना होगा, तो पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, एसएसएलवी है, परिज्ञापी रॉकेट है यानी साउंडिंग रॉकेट है। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के प्रचलनात्मक प्रक्षेपक हो जाते हैं। और उसके बाद है भावी या संभावित, जहां पर आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, स्क्रैमजेट और एनजीएलवी इनका नाम लिया जाता है। यानी ये अभी हमारे लिए कार्यरत नहीं है, लेकिन आगे जा करके इनका उपयोग हम करना चाहते हैं। इनका अभी विकास व निर्माण किया जा रहा है। तो वैसे में ये सारे अलग-अलग प्रकार के हमारे प्रक्षेपक हैं। अब अगर इन प्रक्षेपकों की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं ऐतिहासिक प्रक्षेपक, जिनका विकास किया गया था आज से 30-40 साल पहले, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता हमारे लिए नहीं थी। बहुत ज़्यादा उपयोगिता इनकी नहीं थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा, क्योंकि यहाँ पर से हमें जो समझ में आया, हमें प्रक्षेपक का उपयोग कैसे करते हैं, प्रक्षेपक को का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार से आगे हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमें समझ में आई। हालाँकि इनका उपयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे एसएलवी है, तो एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी उपग्रह प्रक्षेपक यान। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी एसएलवी 3 भारत का सबसे पहला उपग्रह प्रमोचन यान था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके पास जो क्षमता थी, वो केवल 40 किलोग्राम की थी। इसकी जो क्षमता थी वो केवल 40 किलोग्राम की थी। तो 40 किलोग्राम काफ़ी तो नहीं है, और उस समय याद रखें एक बात कि नैनो उपग्रह जो हैं वो पिछले 10 साल में ही विकसित होने शुरू हुए हैं। उसके पहले नैनो उपग्रह आप पाएँगे कि बहुत कम संख्या में बनाए जाते थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कब की? हम लोग बात कर रहे हैं 1979 की। तो इस समय हमारे पास नैनो उपग्रह नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर जो उपग्रह थे उस समय, वे सारे संचार उपग्रह ज़्यादा थे, और संचार उपग्रह सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। याद कीजिए, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जीएसएलवी के माध्यम से हम लोग संचार उपग्रहों का प्रमोशन करते हैं, जो कि
कहाँ जाते हैं? उच्च भू कक्षा में जाते हैं। तो उच्च भू कक्षा में जाने वाले जितने भी उपग्रह होते हैं, वे भारी उपग्रह होते हैं और उनका जो कुल भार है, वो 5,000, 6,000, 4,000 किलो हो सकता है। तो काफ़ी भारी होते हैं और यहाँ पर तो हम 40 किलो की बात कर रहे हैं और उस समय सिर्फ संचार उपग्रह ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे हमारे लिए। तो इसलिए उस समय हमारे पास इतना ये तो कम से कम है हमारे लिए कि हमारे पास कम से कम एक यान आ गया। उसके बाद था एएसएलवी। अब एएसएलवी में हमने देखा कि इसकी अब क्षमता बढ़कर 150 किलोग्राम तक हो जाती है। इसकी क्षमता बढ़कर 150 किलोग्राम तक हो जाती है, लेकिन 150 किलोग्राम भी काफ़ी नहीं था। 150 किलोग्राम भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि 150 किलोग्राम के जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर संचार उपग्रह थे या फिर भू अवलोकन उपग्रह भी हो, तो वो भी कम से कम 500-600 किलो के तो होते ही हैं। तो वैसे में फिर हमने देखा कि इसका भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात तो हम समझ गए कि यहाँ से अब धीरे-धीरे हमारी क्षमता बढ़ने लग गई। तो इन दोनों से बस समझ लीजिए कि हमारे पास बेहतर समझ बढ़ी और इसका उपयोग हमने किया। हमारे आज के जो प्रचालनात्मक प्रक्षेपक होते हैं, उनको बनाने में। उसमें सबसे पहला नाम आता है परिज्ञापी रॉकेट। अब पीएसएलवी, जीएसएलवी वगैरह के बारे में तो आपने सुना होगा, एसएसएलवी आजकल समाचारों में रहता है, लेकिन शायद साउंडिंग रॉकेट या परिज्ञापी रॉकेट के बारे में आपने नहीं सुना होगा। सुना है आपने कि परिज्ञापी रॉकेट भी कुछ होता है? परिज्ञापी रॉकेट के बारे में सुना है आपने? तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना है। अब आप सोचिए कि एक ऐसे रॉकेट के बारे में आपने नहीं सुना है, जिसका अभी तक 200 से भी ज़्यादा सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है, लेकिन हम इसके बारे में सुनते भी नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि परिज्ञापी रॉकेट का सामान्यतः उपयोग किया जाता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी प्रयोग के लिए। तो या तो इसरो का कोई प्रयोग हो उसके लिए करते हैं, कई बार मिसाइल वगैरह संबंधी जो प्रयोग होते हैं, उनके लिए भी किया जाता है। मिसाइल या रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी कई सारे जो प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए भी हमने देखा है कि परिज्ञापी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये समाचारों में कई बार आता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सूचना नहीं दी जाती और इसको थोड़ा-सा गोपनीय भी रखा जाता है। तो इसलिए भी कई बार हमें नहीं पता चलता कि इसका प्रमोशन हुआ जा रहा है और आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये कुल मिलाकर 200 से भी ज़्यादा सफल प्रक्षेपण आज के दिन हम कर चुके हैं इस साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से। तो साउंडिंग जब कहते हैं ना, तो अंग्रेजी में ये जो शब्द है साउंडिंग, तो साउंड से आ रहा है, आपको लगेगा कि ध्वनि से कुछ संबंध है, ऐसा नहीं है। साउंड का मतलब साउंड का मतलब प्रयोग भी होता है, यानी एक्सपेरिमेंट करना। तो इसीलिए इसका नाम साउंडिंग रॉकेट पड़ा है, ठीक है? तो साउंड का मतलब हमेशा ध्वनि नहीं होता, साउंड का एक और मतलब भी होता है, जो कि किसी प्रयोग से संबंधित होता है। इसलिए इसलिए हमने इसका नाम रखा है साउंडिंग रॉकेट, परिज्ञापी रॉकेट कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट हैं। 1 या 2 चरण वाले। अब ये चरण का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए कि चरण का अर्थ क्या होता है। जब भी हम और आप पाएँगे कि ये जो शब्द है चरण, ये चरण शब्द का प्रयोग किया जाता है या तो जब हम प्रक्षेपक की बात कर रहे हैं तब, और या तो जब हम मिसाइल की बात करें, प्रक्षेपास्त्र की बात करें तब। तो वहाँ पर ये जो शब्द है चरण, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये शब्द क्या है? चरण का मतलब होता है कि कितने, एक तरह से कह लीजिए कितने खंड हैं, कि कितने खंडों में विभाजित है। तो जब हम कहते हैं कि 2 चरण है, तो 2 चरण का मतलब होता है कि ये जो आपका रॉकेट होगा, ये 2 चरणों में या 2 खंडों में विभाजित होगा और इनमें ईंधन रखे हुए होंगे। यानी वो खंड जिनमें ईंधन रखा जाता है, उनको चरण कहा जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि 2 चरण वाला रॉकेट है, तो 2 चरण का रॉकेट का मतलब है कि इसमें 2 ऐसे खंड होंगे जिनमें आपने ईंधन को भर कर रखा है, यानी नोदक को भर के रखा है। तो वैसे में उसको हम लोग चरण कहते हैं। तो अब ये जो, तो ये परिज्ञापी रॉकेट हो गया।
तो परिज्ञापी रॉकेट हमने देखा है कि अलग-अलग प्रकार के हैं, ये तो ख़ैर यहाँ पर बस 3 ही उदाहरण हैं और इसके अलावा आप क्या देखिए कि यहाँ पर कई सारे अलग-अलग रॉकेट रहे हैं, कई सारे ऐसे प्रक्षेपक रहे हैं जिनका उपयोग भारत ने किया है। तो आरएच 80 भी है, आरएच 130 है, आरएस 150 है, आरएच 200, 300, 560 बहुत तरह के रॉकेट रह चुके हैं जिनका उपयोग किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 से भी ज़्यादा सफल प्रक्षेपण हम आज तक कर चुके हैं परिज्ञापी रॉकेट के माध्यम से। इसके बाद आता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी। इसको क्या कहेंगे? पीएसएलवी। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी की यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या देखने को हमें मिलता है कि ये भारत की यदि हम बात करें तो इस ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपक इसको कहा जाता है, थर्ड जनरेशन इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ध्रुवीय लिखा हुआ है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहाँ पर होगा? ध्रुवीय उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ध्रुवीय उपग्रहों को ही प्रक्षेपित करने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम। इसका उपयोग हम अगर चाहें तो बाकी प्रक्षेपण में भी कर सकते हैं और यही आपने देखा भी होगा कि कई सारे ऐसे प्रक्षेपण हैं जो कि ध्रुवीय उपग्रहों के नहीं है, परंतु फिर भी पीएसएलवी का उपयोग हमने किया है। सबसे नया उदाहरण कौन-सा है? सबसे नया उदाहरण कौन-सा है जहाँ पर पीएसएलवी का उपयोग हमने किया? आदित्य एल1 बिल्कुल सही। तो आदित्य एल1 में हम लोगों ने पीएसएलवी का उपयोग किया है। तो पीएसएलवी अब ऐसा तो है नहीं कि वो ध्रुवीय उपग्रह है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला है, निम्न भू कक्षा में जा रहा है, उसे तो एल1 तक जाना है, फिर भी पीएसएलवी का उपयोग हमने किया। तो कई सारे ऐसे इस प्रकार के प्रक्षेपण रहे हैं, जो कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और वहाँ पर आप पाएँगे कि पीएसएलवी का उपयोग वहाँ पर किया गया है। पीएसएलवी न केवल भारत की बल्कि विश्व की सफलतम प्रक्षेपण यान में से एक है, विश्व के। तो इतना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए और सफलता का पैमाना अगर आप देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2017 तक 10 साल जितने भी प्रक्षेपण किए गए पीएसएलवी के माध्यम से एक भी विफल नहीं हुआ। ऐसा कोई भी शायद रॉकेट पूरे विश्व में नहीं है जो कि यह कह सके कि 10 साल तक एक बार भी उसे विफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए हमने देखा कि ये सारी जो घटनाएं हैं, एक तो कि बिल्कुल सफल रहा है, काफी स्थिर है, कई प्रकार के लॉन्च हमने इसके माध्यम से किए हैं और इसकी लागत बहुत कम है। लागत बहुत कम है। जैसे अगर हम लागत की तुलना करते हैं तो पीएसएलवी का जो एक लॉन्च होता है, एक जो प्रक्षेपण पीएसएलवी के माध्यम से करते हैं, उसमें कुल मिलाकर के लगभग $15 मिलियन लगते हैं। अब आपको लगे $15 मिलियन ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यदि आप इसी को अगर इसकी तुलना अगर आप बहुत सारे जो विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं, अगर आप उनसे करेंगे, तब आप पाएँगे कि ये कितना सस्ता पड़ता है। अब जैसे कई बार हम फ्रांस के पास जाते हैं, तो फ्रांस के पास है एरियन 5 और एरियन 6 और ये जो एरियन 5 और एरियन 6 है, इनकी कुल मिलाकर के जो लागत है, ये लगभग $100 मिलियन की पड़ती है। $100 मिलियन एक लॉन्च होने में $100 मिलियन। उसी प्रकार से नासा के पास भी हमने देखा है कि एक-एक लॉन्च जो होता है, उसमें लगभग 90 से 100 कम से कभी-कभार 120-130 मिलियन डॉलर केवल एक लॉन्च में लगते हैं। और उसकी तुलना में अब आप देखिए कि जब हम पीएसएलवी की बात कर रहे हैं तो केवल $15 मिलियन। तो एक तो काफ़ी स्थिर है, काफ़ी सफल है और काफ़ी सस्ता है। तो ये जो सारे कारण हैं, इसके कारण ही हमने देखा है कि क्यों पीएसएलवी को बहुत अच्छे नज़र से देखा जाता है और कई सारे जो विदेशी प्रक्षेपण भी होते हैं, वो भी पीएसएलवी के माध्यम से होते हैं। क्योंकि अगर कोई निजी कंपनी भी चाहती है प्रक्षेपण करना, तो उसे भी पता है कि एक तो सफलता भी यहाँ से मिलेगी
और दूसरा कि ये सस्ता भी उन्हें काफ़ी पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये काफ़ी हमारे लिए